हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है द फर्स्ट एम्पायर्स एंड एन इंस्पायरिंग एम्पायर, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। मतलब आपको आइडेंटिफाइड करना है जो क्लूज दिए हुए उसके अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर देखिए, दिस वाज द कंट्री टू विच अलेक्जेंडर बिलोंग। तो अलेक्जेंडर है कहां से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है ग्रीस से थे। देन आपका नेक्स्ट आता है, ही वाज द लास्ट नंदा किंग्स ऑफ मगधा। तो मगधा के जो लास्ट जो किंग थे वो थे धनानंदास थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, ही वाज द ग्रीक जनरल डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता। तो चंद्रगुप्त के द्वारा जो है आपके जो सेल्यूकस जो निकेटर्स है उनको क्या किया गया है, डिफीट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, ही वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो ऑथर्स थे वो थे आपके कौटिल्य। देन फिफ्थ आता है आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु कैरिड आउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो थे आपके मंत्री परिषद में, जो मंत्री जो परिषद है वो कैरिड आउट करते थे पॉलिसीज को। देन नेक्स्ट आपका सेकंड आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन यूर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे अलेक्जेंडर स्टेप एट क्रॉसिंग द रिवर बीस फेल्ड बिकॉज। सो इसका जो आंसर होगा, हिज बैटल वेरीज सोल्जर्स रिफ्यूज टू मूव फर्दर। मतलब जो अलेक्जेंडर के जो लड़ने वाले जो सोल्जर्स है वो आगे जाने से मना कर देते हैं, तो इस कारण से वो फेल हो जाता है, रिवर बेस को क्रॉस करना जो है उनका टाइम। देन नेक्स्ट आता है, फॉर अशोका कंकेरिंग कलिंगा वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज। इसका आंसर होगा, कलिंगा वाज अ पावरफुल किंगडम एट द सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट्स। मतलब ये जो है ट्रेड और जो धार्मिक जो रूट्स थे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सेंटर हुआ करता था कलिंगा, इस कारण से अशोका को कलिंगा जीतने के लिए बहुत ज्यादा उतना बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। देन द अशोकन एडिक्ट्स वेयर स्प्रेड थ्रू आउट द लैंड बिकॉज through them Ashoka want to make known to his people his views on Dhamma and also his great concern for their well-being। मतलब अशोका के जो एडिक्ट्स हमें जगह जगह पर देखने मिलते हैं, तो वो अपना जो धम्मा से रिलेटेड जो उनका जो व्यूज है उनको वो कॉमन जो पीपल्स है उन तक ले जाना चाहते थे। देन फोर्थ आता है आपका, इन द मौर्यन एम्पायर द विलेजेस इंजॉयड। मौर्यन एम्पायर में जो विलेजेस आर सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी इन मेंटेनिंग देयर डे टू डे अफेयर्स। मतलब उनको अपने जो डे टू डे अफेयर्स है, जो भी चीजें घटना है उनमें उनको छूट मिला हुआ था कि उसको वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। देन फिफ्थ आएगा, द मौर्यन स्टेट बिल्ड डैम एंड कैनाल्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए डैम्स और कैनाल्स मौर्यन स्टेट में बनाए गए थे। देन नेक्स्ट थर्ड आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर का जो इन्वेंशन हुआ तो उससे रिलेटेड कौन सा जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाय कंक्वेयरिंग सेवरल ऑफ द स्मॉल किंगडम्स of northwest India, he broke their strength and paved the way for the formation of empire in India. Then second आएगा आपका, who was the author of Indica। तो इंडिका के जो ऑथर थे वो थे आपके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थेनिस जो थे वो थे क्या थे आपके इंडिका के जो ऑथर थे। देन थर्ड आता है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर्स। जो घटनाएं पहले घटी उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी है, जहां पर थर्ड अलेक्जेंडर इन्वेंशन फर्स्ट हुआ था, उसके बाद हुआ था आपके जो डिफेट ऑफ द नंदास, फिर आपके जो बिंदुसारा है वो थ्रोन गद्दी पर आए, उसके बाद कलिंगा वार जो है लास्ट में घटनाएं घटी। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, द मौर्यन गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन द एम्पायर, विच ऑफ दिस वाज नॉट वन ऑफ देम। तो इनमें से कौन सा जो स्टेप नहीं है जो अपने एम्पायर को ग्रोथ करने के लिए मौर्यन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डैम एंड कैनाल्स वेयर बिल्ट। मतलब वो तो गवर्नमेंट को जो ग्रोथ करने के लिए ट्रेड को जो है डैम और कैनाल वो तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, बाकी 3 पॉइंट्स है वो ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए था, तो डैम और कैनाल्स है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर आपका, Ashoka is remembered even today as a great leader. Which of the following statement best explains the reason behind it। मतलब अभी भी हम अशोका को जो एक ग्रेट लीडर्स के रूप में जानते हैं, तो उनमें से कौन सा रीजन है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो वो डी हो जाएगा, अशोका गेव अप वॉरफेयर
practice religious tolerance and devoted himself to overall welfare of his subject। मतलब वो अपनी लड़ाई को छोड़ते हैं और रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक जो है सहिष्णुता, सभी धर्म को समान समझते, कोई भी धर्म को, और वो जो है अपने से वेलफेयर धम्म का जो प्रचार करते हैं, लोगों को अहिंसा के रास्ते पर लाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आंसर ब्रीफ। ब्रीफ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एम्पायर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम्स। सो एम्पायर क्या होता है और एक किंगडम से कैसे डिफरेंस होता है। तो आंसर से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो मैं हमेशा प्रोवाइड करता रहूं। चलिए आंसर हम देखते हैं। सो आंसर में हो जाएगा एन एम्पायर कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल किंगडम आर स्टेट दैट हैव बीन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल रूलर्स। मतलब एक एम्पायर जो है डिफरेंट जो किंगडम से मिलकर बनता है, जहां पर अलग अलग किंगडम्स होते हैं और उन सभी किंगडम्स को जो एक जो सिंगल जो रूलर्स है वो कंट्रोल करता है। बट किंगडम क्या होता है, किंगडम इज अ स्मॉलर टेरिटरी रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। मतलब एक जो छोटा जो एरिया है, एक छोटा जो एरिया है जहां पर जो कोई रूलर जो किंग है, किंग क्वीन है, तो वो किंगडम कहलाए, और बहुत बड़ा जो एरिया जहां पर कई जो किंगडम्स होते हैं और ये एक सिंगल रूलर के अंडर कंट्रोल में आता है, तो उसे हम एम्पायर कहते हैं। देन सेकंड देखिए, हु वाज द सेल्यूकस निकोटर्स, व्हाट वेयर द रीजंस टेकन ओवर बाय चंद्रगुप्त आफ्टर द डिफीट ऑफ सेल्यूकस निकोटर्स। तो यहाँ पर आंसर में देखिए, सेल्यूकस निकोटर्स वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट्स ग्रीक जनरल हु वाज इन चार्ज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर। मतलब सेल्यूकस जो निकोटर्स है वो अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे, तो उनके जो है जनरल हुआ करते थे, और वो जो अलेक्जेंडर के बिहाफ में ईस्टर्न पार्ट पर वो जो है शासन कर रहे थे। देन द एरिया ऑफ काबुल, हेरात, कंधार एंड बलूचिस्तान वेर टेकन ओवर बाय द चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर डिफीटिंग सेल्यूकस निकोटर्स। मतलब ये जो काबुल, हेरात, कंधार और बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान जो एरिया है अभी करेंट का, तो उनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने कब्जे में ले लेते हैं सेल्यूकस निकोटर को जब वो हराते हैं तब। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा। धम्मा का जो मीनिंग क्या होता है, सो धम्मा इज अ पर्सन्स ड्यूटी टू लिव अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजियस एंड सोशल कोड्स। मतलब धम्मा मतलब जो हमारी ए पर्सन्स की जो ड्यूटी है कि वो किस कि कोई जो रिलीजियस है या फिर सोशल कोड्स है उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने जीवन को जीता है, तो वो आपका धम्मा कहलाता है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट वेयर श्रेणीज। सो आंसर आपका हो जाएगा श्रेणीज आर गिल्ड्स वेयर एसोसिएशंस for different trade and had rules and regulations. Some of the guilds even acted as a bankers to its members. Members of a guilds had to abide by its rules. मतलब श्रेणी से या फिर गिल्ड्स जो कोई भी जो ट्रेडर्स है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक जो एसोसिएशन, एक संगठन होता है, जहां पर कोई जो गिल्ड्स है वो एक बैंकर्स के रूप में, मेंबर्स का जो समूह के रूप में काम करता है, और वो सभी जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। देन नेम द ब्रांचेस ऑफ द मौर्यन आर्मी। मौर्यन आर्मी है तो उसके ब्रांचेस के नोट डाउन करने हैं। तो जो मौर्यन आर्मी थी वहां पर 6 ब्रांचेस हुआ करते थे। आपके जो कैवलरीज थे, आपके जो इन्फेंट्रीज थे, चैरियट्स वाले थे, एलिफेंट्स थे, ट्रांसपोर्ट थे, और जो नेवी। तो इस तरीके से जो आपके 6 जो ब्रांचेस मौर्यन आर्मी के थे। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले आंसर है। तो डिटेल में क्वेश्चन थोड़े से डिटेल लॉन्ग टाइप के है, तो आंसर भी लॉन्ग बनेंगे, है ना। तो देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जितना सफिशिएंट होता है उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त टर्न अ स्मॉल किंगडम इनटू अ माइटी एम्पायर। मतलब चंद्रगुप्त एक छोटा सा जो किंगडम था उसको एक बड़ा एम्पायर में कैसे डेवलप किया। सो गाइडेड बाय हिज मेंटर, उनके जो मेंटर थे कौटिल्य, तो उनके द्वारा उनको गाइड किया गया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो अटैक करते हैं कहां पर, पंजाब में, फिर मालवा में और सौराष्ट्र में। पार्ट ऑफ जो इंडिया का जो था जो अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के कारण से वो वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, पंजाब, मालवा और सौराष्ट्र, तो वहां पर अटैक करते हैं और उसको अपने कंट्रोल में लेते हैं। देन कैप्चर पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा। जो मगधा का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, उसको कब्जे में करते हैं। कब, इन 321 बीसी में जो है वो पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं। देन अलेक्जेंडर हैड लेफ्ट हिज ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकोटर्स इन चार्ज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। मतलब ये जो ईस्टर्न जो पार्ट था, तो वहां पर वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकोटर को कब डिफेट करते हैं, 305 में जो है बीसी में उनको डिफेट करते हैं। एंड मेड हिम सरेंडर एक्सटेंसिव टेरिटरीज। और उसके जो एरिया था, जो काबुल था, हेरात था, कंधार था,
बलूचिस्तान था उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। बाय द एंड ऑफ चंद्रगुप्ता's रूल द किंगडम ऑफ मगधा हैड बिकम एन एम्पायर। मीन्स जो चंद्रगुप्त का जो मौर्य उनका जो रूल है वो एंड हुआ, उसके बाद उसके बिंदुसार आया, फिर अशोक आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखोगे तो मगधा एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में डेवलप हो गया था। देन सेकंड आपका आता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द कलिंगा वार ऑन अशोका। तो अशोका के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है कलिंगा वार, तो उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करने हैं। तो आंसर देखिए, द कलिंगा वार वाज ब्लडी एंड मेनी थाउजेंड्स वेर किल्ड। द साइट ऑफ द बैटलफील्ड फिल्ड अशोका विद हॉरर एंड डिस्मे। मतलब जो कलिंगा जो है लड़ाई हुआ तो वहां पर जो बहुत सारे जो सैनिक है, हजारों जो सैनिक वो मारे गए। अशोका ने जो है ये जो बैटल लड़ाई का मैदान देखा जहां पर सभी लाशें पड़ी हुई थी, खून फैला हुआ था, तो वो जो है हॉरर है ना और डिस्मे से वो भर जाते हैं। शॉक्ड एट व्हाट ही हैज डन ही वो नेवर टू वेग वार अगेन सून आफ्टर अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट। मतलब क्या हुआ कि वो सब चीज देखते हैं तो तुरंत लेते हैं कौन, अशोका प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अब कभी भी लड़ाई नहीं कर लड़ूंगा, और वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, बुद्धिस्ट को अडॉप्ट करते हैं। देन ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। साथ ही साथ वो अहिंसा को अडॉप्ट करते हैं, नॉन वायलेंस मतलब कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कोई जो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु उसको भी नहीं मारेंगे। देन ही बिगेन प्रैक्टिसिंग धम्मा एंड लिविंग according to its codes. Ashoka had several edicts inscribed on pillars, boulders, and cave walls, and dispersed around the length and breadth of his empire. मतलब जो वो धम्मा को प्रैक्टिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पूरा लाइफ को चलाते हैं। इस तरीके से वो धम्मा को जो पिलर्स है, बोल्डर्स है, पत्थर है, रॉक ऑफ केव्स वगैरह है, वहां पर जो सब जगह पूरे जो है जो इतना एम्पायर था वहां वहां पर वो फैलाते जाते हैं। थ्रू दिस एडिक्ट he expressed his views on Dhamma and his overwhelming concern for the welfare of his people। मतलब ये जो है एडिक्ट के थ्रू वो लोगों को बताना चाहते थे कि धम्मा क्या होता है, क्या किस तरीके से लाइफ जीना चाहिए, और उनके जो व्यूज वेलफेयर के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सब जो है वो इसके थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है, डू यू थिंक अशोका वाज अ बेनिवोलेंट किंग, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो आंसर देखिए, यस अशोका वाज अ बेनिवोलेंट किंग, ही वाज concerned about the welfare of his people during his reigns. He dug wells, planted trees, built hospitals, and created public gardens for medicinal herbs for the benefits of his subjects। मतलब जो अशोका एक बेनिवोलेंट किंग थे, दयालु राजा थे, उसने जो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे उसने वेल्स खुदवाए, ट्री प्लांटेशन करवाया, हॉस्पिटल्स बनाए, पब्लिक गार्डन्स वगैरह जहां पर मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह उगाए ताकि लोगों को बेनिफिट्स हो सके। ही बिल्ट मोनेस्ट्रीज फॉर भिक्खुनीज, भिक्खुस और भिक्खुनीज है उनके लिए उसने क्या बनाया, मोनेस्ट्रीज बनाया, जहां पर वो जो है पीसफुली रहकर जो बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स है, बुद्धिस्ट जो बातें हैं उनको सीख सके। तो ही प्रैक्टिस बुद्धिज्म, ही एडुकेट रिलीजियस टॉलरेंस। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे अशोका, बट वो बाकी धर्म का उतना ही आदर करते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, what according to you are the values Ashoka was trying to preach through his Dhamma? Do you think conquest through Dhamma is more effective than conquest through welfare? वारफेयर के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को जीतते हैं या फिर जो धम्मा के अकॉर्डिंग हम जीतेंगे तो कौन सा ज्यादा बेनिफिट्स होगा, और वो धम्मा के थ्रू जो अशोका है वो लोगों को क्या वैल्यूज सिखाना चाहते थे, तो ये सभी आपको बताने हैं। तो आंसर देखिए, अशोका ट्राई टू प्रीच दोज वैल्यूज टू his subject that he himself lived by. He worked hard to make people accept value that were known in principle but really practice। मतलब जो चीज जो बुद्ध को जो अशोका जो है खुद जो फॉलो करते थे उनको ही वो लोगों को बताना चाहते, सिखाना चाहते थे, और लोग को वो चीज पता है बट वो प्रैक्टिस बहुत कम करते, मतलब उसको फॉलो नहीं करते। वो क्या सिखाना चाहते थे, टू ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब अपने जो पेरेंट्स है उनकी बातों को माने, उनका आदर करे, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो जान पहचान वाले हैं उनके प्रति लिबरल्स हों। देन टू ऑब्टेन फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, मतलब जो अहिंसा, प्रैक्टिस अहिंसा और नॉन वायलेंस, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो कोई ह्यूमन बींग्स हो, उन किसी के प्रति अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है। टू कल्टिवेट कंपेशन, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, जेंटलनेस एंड वर्च्यू, मतलब हमें जो है सत्य की राह पर चलना है, हमें शुद्ध शांत रहना है। तो ये चीजें उसने लोगों को सिखाने बताने का प्रयास किया। टू ट्रीट एवरीवन विथ केयर, सो रेवरेंस टू टीचर्स एंड जेल्टरनेस टू ऑल, मतलब हमें
सभी के साथ दयालुता पूर्व व्यवहार करना है, टीचर्स हैं तो उसका हमें सम्मान करना है, सबके हमें केयर देखभाल करनी है। तो ये सब जो चीज है वो अशोका जो है धम्मा के थ्रू लोगों को बताने का प्रयास किए। देन हम क्या करते हैं, कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन कंक्वेस्ट थ्रू वारफेयर। मतलब लड़ाई के थ्रू हम किसी को जीतेंगे तो वो उतना बेनिफिट नहीं है जितना हम धम्मा के थ्रू किसी को जीतते हैं। अगर हम किसी को वारफेयर लड़ाई के थ्रू जीतेंगे तो वो जो है एडवांटेज कुछ समय तक फायदेमंद हो सकते हैं, कुछ ईयर कुछ जनरेशन। बट अगर हाउ यूर कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा इज लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्रिंग वेलफेयर एंड पीस। मतलब अगर हम धम्मा को थ्रू जीते हैं तो वो हम उसको ज्यादा समय तक वो हमें पसंद करेंगे, हमारे अंडर कंट्रोल में रहना चाहेगा और इससे शांति आएगी, वेलफेयर लोगों की भलाई होगी। तो ये फोर्थ का आंसर। देन फिफ्थ आता है आपका, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो की फीचर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बताएं, थोड़ा लॉन्ग होगा आंसर। की फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एम्पायर, इसमें हम देखते हैं तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, तो पूरा जो एम्पायर की हम बात करें तो वहां पर देयर वेयर मेनी जो ऑफिसर्स हुआ करते थे जो डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल थे एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर से रिलेटेड, जिसमें अधिक्यास जो थे, देन युक्तास थे, प्रदेश विकास थे और आपके जो राज्य विकास वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैराइटीज ऑफ ड्यूटीज, अलग अलग ड्यूटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसके लिए। देन मोनर्च को जो एडवाइस, मतलब राजा को जो एडवाइस देते थे पॉलिसी मैटर पे, तो उसे हम प्रीव्यू काउंसिल कहते थे या फिर जो महामंत्री परिषद कहलाता था। देन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट वे आर कैरिड आउट, जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसको कैरिड आउट करवाते थे। तो एक काउंसिल जो बना था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे या फिर जिसे हम मंत्री परिषद भी कहते थे। तो इस तरीके से ये जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस, हमें पता है कि जो मौर्यन और प्रोविंसेस वेयर ह्यूज एंड वेयर रूल्ड बाय वायसराय और हु वेयर जनरली प्रिंसेस। मतलब जो मौर्यन एम्पायर अलग अलग डिफरेंट जो प्रोविंसेस में बटा हुआ था, 5 डिफरेंट प्रोविंसेस थे, तो वहां पर जो डिफरेंट जो वायसराय या फिर जिसमें जो प्रिंस होते थे वो वहां पर जो है रूल करते थे ऑन बिहाफ ऑफ रूलर, राजा के। सो एम्पायर जो थे वो लार्ज प्रोविंसेज में डिवाइड था, जैसे उत्तरापथ था जो नॉर्थ एरिया पर था, दक्षिणापथ मतलब जो आपके जो दो साउथ एरिया था वहां पर दक्षिणापथ जो था। देन प्राच्यापथ मतलब जो आपके जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करते थे वहां पर प्राच्यापथ था, और आपके जो वेस्टर्न पार्ट था वही वेस्टर्न एरिया था वहां पर अवंती राजा था। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया पर था, और जो सेंट्रल जो प्रोविंसेस था उसे मगधा कहलाते थे, जिसका जो पार्ट कैपिटल जो हुआ करता था पाटलिपुत्र। देन हम जो है विलेज लेवल पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज, सो द प्रोविंसेस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड जनपदास, दे वेयर मैनेज्ड बाय ऑफिसर्स कॉल्ड स्थानिक्स। मतलब जो ये तो हमने बड़ा लेवल पर प्रोविंसेस देखा और उससे बड़ा लेवल पर पूरा एम्पायर लेवल पर होता था। अब जो डिस्ट्रिक्ट या विलेज लेवल पर जो होते थे तो उसे जनपदास कहलाते थे, और यहाँ पर जो है स्थानिक जो होते थे जो ऑफिसर्स होते थे हायर लेवल के। इस जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वहां पर डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 10 विलेजेस, मतलब 5 या 10 विलेजेस का एक और ग्रुप बनता था। सो और उसके जो ईच विलेज वाज हेडेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड द ग्रामीण, मतलब गांव में भी एक कोई हेड होता था जिसे ग्रामीण कहलाते थे, और विलेज एंजॉयड अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। और जो विलेज है तो उनको कुछ जो अपने जो लेवल अपने जो अफेयर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको कुछ जो अधिकार भी दिया गया था। तो इस तरीके से ये जो है की फीचर्स था मौर्यन एम्पायर का, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, तो इस कारण से जो आंसर है वो भी लॉन्ग हो गया है। देन 6 आता है, एसेस द नेचर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यन रूलर्स। मतलब मौर्यन रूलर से रिलेटेड अर्बन जो शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में आपको बताने हैं। सो वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर बाय स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है अर्बन सेंटर था, कैपिटल सिटी हुआ करता था। तो वहां पर जो मेगास्थेनिस जो थे मेगास्थेन थे, जो उसने बताया कि अ कमिटी ऑफ 30 पीपल्स वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो पाटलिपुत्र है तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से देख रेख के लिए 30 जो पीपल्स हैं उनका एक कमिटी बना हुआ था। कौटिल्य राइट्स दैट द सिटी गवर्नर और द नागरिका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। मतलब कौटिल्य ने बताया लिखा है शास्त्र में कि जो नागरिका या फिर जो सिटी का जो गवर्नर होता था वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर और सिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। He was also
रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाइजीन, मतलब वहां की साफ सफाई के लिए भी जो नागरिक था वही जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता था। देन ही कंट्रोल ट्रेड एंड सुपरवाइज द प्रिजन्स एज वेल एज क्रिमिनेशंस ग्राउंड्स, मतलब जो आसपास ट्रेड व्यापार हो रहा है, जो जेल वगैरह वहां पर, और साथ ही साथ जो जहां पर लोगों को क्रिमिनेट किया जाता है तो उस एरिया की भी साफ सफाई, उसकी वेल मैनेजमेंट है, वो सभी का जो देख रेख है वो नागरिक के अंडर कंट्रोल में होता था। तो ये 6 का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट 7 आता है आपका, राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स। मौर्यन टाइम में जो ट्रेड किस तरीके से था तो वहां पर बताना है। तो आंसर, ट्रेडिंग वाज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड्स, वेट एंड मेजर वेयर स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रेड वाज रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली, मतलब जो उस समय जो मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हुआ करता था, जो वेट है, मेजरमेंट है, उसको बेहतर तरीके से स्टैंडर्डाइज किया गया था। साथ ही साथ इनलैंड और ओवरसीज जो ट्रेड्स हैं वो वहां पर होते थे, मतलब देश में भी उस एम्पायर एरिया में भी होता था और दूसरे विदेश हैं, अदर जो देश हैं उनके साथ भी व्यापार होता था। मौर्यन जो मेंटेन जो कमर्शियल टाइज विद द ग्रीक किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट, मतलब जो ग्रीक जो किंगडम है उनके साथ इनका व्यापार होता था, मिडिल ईस्ट के साथ इनका व्यापार होता था। पंचमार जो कॉइन्स है वो मौर्यन किंगडम के द्वारा यूज किया जाता था। पीपल्स है वो इंगेज होते डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड में, और डिफरेंट टाइप के जो एसोसिएशन जो बने हुए थे, जो गिल्ड्स या फिर जैसे श्रेणीज कहते थे। देन सेवरल जो रोड्स है वो बिल्ड किया गया था और मौर्यन एम्पायर के दौरान उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता था, ताकि जो ट्रेड्स है वो बेहतर तरीके से हो सके। रेस्ट हाउसेस बने हुए थे, ताकि जो लॉन्ग रूट है वहां पर बीच बीच में जो लोग जो व्यापारी मर्चेंट्स है वो व्यापार कर सके, रुक सके, वहां पर आराम कर सके, उनके लिए रेस्ट हाउस भी बना हुआ था। तो इस तरीके से जो वहां पर मौर्यन एम्पायर में ट्रेड का नेचर हुआ करता था। नेक्स्ट आपका 8 नंबर आता है आपका, एनालिस द पॉसिबल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो आंसर देखिए, आफ्टर 37 years of Ashoka's rule, the Mauryan Empire continued for another 50 years, मतलब 37 years अशोका का जो रूल था उसके अलावा बाद में और 50 years बाद तक ये जो मौर्यन एम्पायर चला। आफ्टर दैट द एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन एंड बिगन टू ब्रेकअप, मतलब फिर बाद में जो है धीरे धीरे वो ब्रेकअप होने लगा, टुकड़ों में बंटने लगा, और कुछ जो सेवरल जो रीजंस बताए गए हैं। फर्स्ट इसमें हम देखें, सो द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकम लेस एफिशिएंट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बने वहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम हुआ, जो रूलर थे वो उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, जिसके कारण से एम्पायर है वो ब्रेकअप होने लगा। देन इट माइट हैव बिकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी टू रन सच अ वास्ट एम्पायर, मतलब इतना बड़ा एम्पायर था तो फाइनेंशियली पैसा भी ज्यादा चाहिए उसको रन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ होगा, इस कारण से एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा। देन द आर्मी हैड पॉसिबल बिकम वीक ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉलोड बाय अशोका, मतलब जो अशोका की जो पॉलिसी थी अहिंसा, मतलब कोई भी वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई लड़ना नहीं है, तो इसके कारण से जो है आर्मी है वीक होने लगा। और हमें पता है कि भाई वीक जो आर्मी है उसको अदर जो रूलर्स है वो हमेशा उस एरिया को कब्जे करने के लिए लास्ट चांस देखते रहते हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो डिक्लाइन हो गया मौर्यन एम्पायर का। देन नेक्स्ट आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एशिया का जो मैप वहां पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके एम्पायर, साथ ही साथ जो बिंदुसारा और अशोका का जो एम्पायर है उसको हमें मार्क करना है। तो आंसर में आप देखिए, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है आपका मौर्यन एम्पायर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इनमें से देखोगे तो ये जो पहले का जो एरिया था ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त का एरिया हुआ करता, फिर बाद में इस एरिया को जो है किसको इसको जो है आपने किसने बिंदुसारा ने अपने अंडर कंट्रोल में लिया। फिर ये जो आपका जो अशोका के अंदर कंट्रोल में आप देखोगे तो इसको मगधा वाला जो एरिया था, या फिर यहाँ पर आप जो पूरा का ये तो एरिया था वो आपके किसके चंद्रगुप्त के एम्पायर था। तो यहाँ पर जो अशोका ने इस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिया, तो यहाँ पर ये आपके बुक्स में है, ये एरिया आपको मार्क करने हैं, मैप में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। लास्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, बुक फर्स्ट चैप्टर 19 से लिया गया है, जहां पर ड्यूटी ऑफ किंग्स का बताया गया है। तो डिफरेंट जो किंग्स है उसकी ड्यूटी बताई गई है कि भाई 8 पार्ट्स में बताया गया है कि राजा को क्या करना है। डिफरेंट जब स्टार्टिंग्स होता है तो पोस्ट वॉचमैन की तरह काम करना है, फिर अकाउंट रिसिप्ट है तो उसको, एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करने हैं। सेकंड पार्ट्स में आप देखोगे तो डिफरेंट जो सिटीजन कंट्री से रिलेटेड अफेयर्स है उनको उनको देखना है। थर्ड में ओनली रिसीव रेवेन्यू इन गोल्ड बट आल्सो अटेंड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट, मतलब वो सिर्फ गोल्ड जो रेवेन्यू वसूल करते उसकी ही नहीं,
जो सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना है उसको। फिफ्थ पार्ट में आप देखोगे कोरेस्पोंडेंट करना है, मिनिस्टर्स है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन स्पाइसेस वगैरह उनसे गैदर करना है। सिक्स में आप देखोगे तो फेवरेट जो अम्यूजमेंट्स है वहां से रिलेटेड है। सेवंथ में आप देखोगे तो सुप्रीम एलिफेंट्स, हॉर्सेस है, कैरोट्स है, इन्फिनिटी, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, उनको सुपरवाइज करना। और साथ ही साथ में आप देखोगे तो एट में क्या है कि मिलिट्री से लेकर डिफरेंट जो प्लान्स बनाने, ऑपरेट करना है, कमांडर इन चीफ से रिलेटेड है। तो ये सब जो काम है वो एक दिन में पूरे जो राजा है, रूलर्स है, किंग है, उसको करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन वही आता है कि भाई कौटिल्य के अकॉर्डिंग टू वेरियस जो ड्यूटीज किंग का है तो वही 8 पॉइंट्स है। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जैसे आप देख सकते हो पोस्ट वॉचमैन, अटेंड टू अकाउंट्स, पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, है ना। डिफरेंट पॉइंट्स अगर 8 पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्किप कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 पॉइंट नोट डाउन किए हैं। देन सेकंड आता है आपका इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वर द किंग्स डे डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में जो किंग का जो है डिवाइडेड था। तो यहाँ पर हमने देखा था भाई कि जो किंग्स है वो 8 पार्ट्स में था और ही वाज टू स्पेंड अराउंड 3 आवर्स चेकिंग द अकाउंट ऑफ द स्टेट। मतलब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि भाई वो अकाउंट जो चेक करने के लिए कितना आवर्स देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 आवर्स उसने चेकिंग करने के लिए, तो तभी तो जो है हम क्या करेंगे, एक एक को जो है 3 आवर्स डिवाइड किया गया था। देन नेक्स्ट आपका आता है किंग स्पेंड 8 आवर्स लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, 4 आवर्स ऑफ द डे प्रैक्टिसिंग स्वॉर्ड प्ले, 4 आवर्स ईटिंग एंड 8 आवर्स प्लेइंग चेस एंड राइडिंग। what's this king doing his duty effectively as part the अर्थशास्त्र, मीन्स वो अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट पार्ट डिवाइड कर दिया गया है। तो इफेक्टिवली जो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग जो है वो अपना टाइम एक्सप्लेन आपका दे रहा है क्या, तो यहाँ पर आंसर में आपको हो जाएगा कि किंग वाज स्पेंड ओनली 8 आवर्स लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंट्रीज। मतलब वो सिर्फ 8 घंटे जो है अपने कंट्रीज के लिए, अपने जो डिफरेंट जो मैटर्स है उनको देखने के लिए, और 16 आवर्स वो अपने मनोरंजन के लिए दे रहा है, खाना खाने के लिए दे रहा है, पर्सनल जो प्लेजर से सुख शांति के लिए दे रहा है। तो सो ही वाज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इफेक्टिवली एज पर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग वो अपना जो काम है, वो ड्यूटी है, वो सही से नहीं दे रहा है, क्योंकि विच स्टेट दैट अ किंग मस्ट डिवोट मोस्ट ऑफ द डे टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिंग हिज किंगडम्स। मतलब जो राजा ज्यादा बेहतर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिए समय देगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन और यहाँ से चैप्टर से जितने भी आपके जो क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।